over the dry and hot plains of northwest India, dust storms known locally as Andhi, accompanied with strong dust-laden wind, occur frequently. Violent thunderstorm with strong winds and rain lasting for short duration also occurs over the northeastern regions in the states of Bihar. आपने सुना होगा जब समर स्टार्ट होता है या कोई भी सीजन स्टार्ट होता है, स्पेशली ऑटम सीजन में या समर सीजन में, जैसे कि विंटर खत्म हुआ, समर स्टार्ट होने वाला होता है, या समर के एक्सट्रीम सीजन में, या आफ्टर समर, तो पोस्ट समर, इन मिड समर एंड प्री समर, तो ये जो 3 सीजन्स होते हैं, ये 3 जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में स्पेशली आंधी आती है। तो आंधी में क्या होता है, डस्ट होता है, एकदम ब्लैक कलर की आती है, हमें लगता है कि बादल आ रहे हैं, लेकिन वो आंधी आती है, सारा सब कुछ सत्यानाश करती है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो बेसिकली वो आपने एक फेनोमेना समझा होगा जो कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो फेनोमेना है वो उसका रीजन है जो नॉर्थ इंडिया में जब भी कोई टेम्परेचर के वेरिएशंस होते हैं या चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, तब वो अकर करता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ये जो आंधी जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ इंडिया में नहीं है। उसका मेन रीजन है कि वहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का इतना वेरिएशन नहीं होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी ह्यूमिड टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब समर होता है, स्पेशली द पीपल हु आर देयर इन पार्ट ऑफ मुंबई, जो मुंबई का जो कोस्टल रीजन है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट में जो चेन्नई जैसे सिटीज़ हैं या कोच्चि जैसे सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा ह्यूमिडिटी होती है। समर होता है तो तब भी लोग पसीने से लथपथ हो रहे होते हैं। वो पसीना उनकी बॉडी का खुद का नहीं होता, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आने से वो बहुत ज़्यादा उनको पसीने निकलते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न why people sweat there compared to नॉर्थ इंडियन। जबकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन उनके कंपैरिजन में साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। तो आंधी का जो मेन रीज़न है वो we have seen the strong winds and rain lasting for short duration also occur over the eastern जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड असम। They are called northwesters because they generally approach a location from the northwest. Northwest कौन सा है? Northwest पंजाब और राजस्थान का इलाका है, वो northwestern इलाका है। They generally approach location from the northwest direction. Locally they are known as काल बैसाखी। तो इसको लोकली क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। तो नाउ हियर लेट्स सी व्हाट इंडिया एयर बुक सेज द मॉनसून सीजन। मॉनसून in India Air Book, in your first chapter of India Air Book, Land and People, so what India Air Book says is monsoon. The word monsoon basically the word has been taken from the Arabic या you can say Persian word या Middle East से वो word उठाया है monsoon, जिसका मतलब है मौसम। मौसम को जब अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया तो मौसम की जगह पे उन्होंने मॉनसून कर दिया। जिस तरह से हिंद को करते करते उन्होंने इंड बना दिया और इंडस को बना दिया हिंदुस्तान, तो उस तरीके से द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट इंडिया का जो सदर्न पेनिनसुला है, साउथ वेस्ट कौन सा? केरला। जो केरला और कर्नाटका का जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज इंडिया साउथ वेस्टर्न पार्ट। द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन इज द मेन रेनी सीजन्स ऑफ द कंट्री। तो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया का पूरे एंटायर कंट्री का मेन रेनी सीजन है एंड वेरीज फ्रॉम जून टू सितंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर द 4 months द मानसून, जो कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे हाउ इट इम्पैक्ट्स योर एग्रीकल्चर, योर ट्रेड, योर
economy, how it impacts your people, your geography, your demography, everything, your vegetation, your forest, everything, how it will impact. Even it will help in your river system. वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. The varies from June to September, although the southwest monsoon, also known as the summer monsoon, इसको क्या कहते हैं, गर्मी का मानसून कहते हैं, and period over the country is generally taken to be the 4 months. September, its actually period at a specific place differs depending on the date of its onset. Onset का मतलब इसका आना और इसका वापस जाना, withdrawal. Normally, the southwest monsoon sets in over the Kerala coast. सदर्न टिप ऑफ द कंट्री, जो केरला कोस्ट का जो सदर्न टिप है वहां पे कब हिट करता है, इट हिट्स ऑन, व्हेन इट विल हिट on here. This date is very important. The 1st June date is very important क्योंकि जब भी मानसून आता है 1st जून पे केरला कोस्ट को हिट करता है. आपने सुना होगा अगर मानसून डिले होता है फॉर एनी रीजन, यू कैन कॉल इट जो ग्लोबल वार्मिंग रीज़न है या पोल्यूशन है या क्लाइमेटिक चेंजेस है या कुछ भी रीज़न है, जैसे कि आपने देखा होगा मून है, या फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, इफ इट गोज वेरी, इफ इट डिफर्स, फॉर एग्जाम्पल जून 1 की जगह पे मई 15 पे आ गया या मई 20 पे आ गया, या जून 1 की जगह पे जून 15 पे आ गया या जून 10 पे हो गया, या इस तरह से अगर ये जून 1 की डेट किसी भी वजह से चेंज होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे, इंडियन इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है. अगर मौसम डिले हो गया, जून 1 की जगह पे जून 15 पे हो गया मॉनसून हिट करना केरला कोस्ट पे फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट एंटर्स इन एंटायर ईयर, तो आपने सुना होगा 15 दिन डिले होने की वजह से जैसे कि बियर की कीमत बढ़ गई. कहाँ पे मॉनसून डिले हो गया 15 दिन तो बियर की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई. इट इंक्रीजेस. स्टॉक मार्केट इट इंक्रीजेस और इट गोज डाउन. ऑन पर्टिकुलर कंपनीज जो स्पेशली फूड प्रोडक्शन की जो कंपनीज होती है, फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग की, उस कंपनी में ये फेनोमेना अक्कर होता है. कुछ ऐसे भी चीजें, बहुत सारी कंपनी जो सेट होने आती है, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी अगर ये डेट बदली किसी भी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की किसी भी वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमी, डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाउ इट हैपन्स. लेट्स सी, अगर जून 15 पे मानसून आता है, 15 दिन डिले होता है, तो बियर की कीमत बढ़ जाती है. द रीजन बिहाइंड, सी, अब क्योंकि ये मॉनसून पे एंटायर इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट. इंडिया का जो पूरा एग्रीकल्चर, हाँ, वी हैव कैनल्स, वी हैव रिवर सिस्टम, वी हैव हिमालयन रिवर्स, वी हैव southern Indian rivers. There are so many water resource, we have availability of water resource, but still this monsoon contributes to in huge level. You can say entire India is mostly dependent on this monsoon, especially on June 1st, because it will help your farmer to produce its in its agriculture production. तो अगर 15 दिन डिले होता है किसी भी वजह से तो फसल खराब हो जाती है, स्पेशली गेहूं की फसल खराब हो जाती है, चावल की फसल खराब हो जाती है. यू कैन से योर एंटायर राबी प्रोडक्शन, ये एंटायर खरीफ, एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रक्टेड. तो एक बहुत बड़ा एक चेन, जैसे कि बटरफ्लाई होता है ना, वो बटरफ्लाई इफेक्ट आपने सुना होगा. तो एक चीज, छोटी सी चीज को अगर इफेक्ट होता है, उसके बाद बैक टू बैक हिट करती जाती है चीजें, तो सारी चीजें इफेक्ट हो जाती है. अगर फसल खराब हुई तो गेहूं की कीमत ज्यादा हो जाएगी. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर जो टमाटो की जो कीमत होती है वो घट जाती है. क्यों? समर में जैसे रेनी सीजन आता है, टमाटो की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है. क्यों? फसल खराब हो जाती है बहुत ज्यादा हद तक. आपके पास स्टोरेज
की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है और फसल खराब हो जाती है। आपने एक और चीज़ देखी होगी मार्केट में, जो प्याज है, ऑनियन है, उसकी कीमत वेरी होती है और इतनी हद तक बढ़ जाती है। 1 किलो प्याज 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, कई दफ़ा तो 300-400 रुपये किलो हो जाती है और कई दफ़ा 15 रुपये में किलो मिलती है। तो जैसे कि पोटैटो, आलू, जो पोटैटो है उसकी भी कीमत डिपेंडिंग ऑन योर monsoon season, depending on your rainy season, it varies from time to time। तो वो बहुत बड़ा रीज़न है। और अब क्योंकि गेहूं और चावल से बियर बनती है या उसी तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से अल्कोहल या इस तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो बनती है, फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोडक्शन होता है एंटर साउथ इंडिया, एंटर डेक्कन प्लेटू, तो वहाँ पे अगर सही वक्त पे बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने से क्या होता है, योर प्रोडक्शन, योर yield विल गो डाउन and ultimately what you have to face the higher price and it cause a demand supply, it affects your economic, जो इकोनॉमी की जो चेन है डिमांड सप्लाई की वो अफेक्ट होती है। तो जैसे डिमांड इंक्रीजेस, द सप्लाई डिक्रीजेस, योर प्राइस इंक्रीजेस, देन द इन्फ्लेशन टेक प्लेस। तो ये जो इकोनॉमी का जो डिमांड सप्लाई का जो चेन है, वो जो स्केल है वो इम्पैक्ट करता है। तो हियर व्हाट वी सी इज on Icelands in the Bay of Bengal, the onset occurs about a week earlier. The duration of the monsoon varies from less than 75 days. In western Rajasthan, to season is dominated by the humid southwest. Summer monsoon, which slowly season is dominated over here humid across the country beginning in a late May or early June. Winds are southwesterly over the Bay and what is it? Bay of Bengal and the Arabian Sea in July compared to northwesterly in January. तो हम इस चीज को एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. Let's understand here. See, if it is your Himalaya, then it is your, you can say it is your Kerala. If this is your Kerala, this is your Tamil Nadu and part of Karnataka, Goa, Maharashtra. इस चीज को इन क्लियर वर्ड समझने की कोशिश करेंगे. This is your Arabian Sea and below here your Indian Ocean. What is it? Indian Ocean. Then here it is Bay of Bengal. Himalaya, the peninsula India. See, monsoon starts here. It will hit on 1st June, right? Then it travels Sahyadri mountains, travels and it will hit Himalaya, right? Again it withdraw जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. आपने सुना होगा कि अगस्त में लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हिमाचल का इलाका हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल या सिक्किम का इलाका हो गया, या जम्मू कश्मीर, या जो कश्मीर एंटर होने से पहले, वैली में एंटर होने से पहले जम्मू और कश्मीर के बीच का जो इलाका है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं, स्पेशली इन अगस्त. मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया विल बी ऑलवेज लुकिंग आफ्टर हियर कि हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में अपडेट देता रहता है कि यहाँ पे बारिश होगी, इतनी होगी, रात को होगी, या स्टोन शूटिंग होगी. ये सारी चीज़ें होती हैं कब? स्पेशली इन अगस्त. द रीज़न बिहाइंड, जून 1 को यहाँ पे एंटर होता है मानसून, जुलाई अगस्त में यहाँ पे एंटर हो जाता है. तो अगस्त में it will pick up moisture from Arabian Sea, the Western Ghat, it crosses Western Ghat. बारिश होते हुए यहाँ पे तब फसल बोने का सीजन आ जाता है जून सितंबर में, जून जुलाई, देन अगस्त इट विल एंटर हियर. तो अगेन अगस्त, सितंबर, ड्यूरिंग सितंबर इट विथड्रॉस. कहाँ पे? यहाँ पे आते आते
हिमालय तक जाता है, अपना मॉइस्चर खत्म हो जाता है इसके पास, और यहाँ पे अगेन इट विल पिक अप मॉइस्चर पिकअप करके अगेन इट विल ड्रॉप इट ओवर हियर, वेयर इन मेघालय या बांग्लादेश का जो ये रीजन है, यहाँ पे बांग्लादेश का जो रीजन है, तो ये जो पूरा जो जितना बांग्लादेश का रीजन है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो फिर क्या हो जाती, जो मानसून के जितने सारे जो विंड्स है वो फिर से हल्की हो जाती है। अगेन इट विल एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल। कब? जून, जुलाई, अगस्त, September it will enter in, and the end of September again it will pick up moisture here. The moisture pick up करके end of September it will enter here, monsoon withdraws, enter here, where? तमिलनाडु। तो आपने सुना होगा तमिलनाडु में इन अक्टूबर एक स्पेशल फिनोमेना अकर करता है इन तमिलनाडु। इन अक्टूबर देयर विल बी लॉट ऑफ रेन। तो अक्टूबर में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ सब रेन नहीं होता, जब 3-4 महीने के बाद यहाँ पे फसल काटने में आ जाती है। 4 महीने धान की फसल कितने महीने की होती है? 4 महीने। गेहूं की फसल 4 महीने, 3-4 महीने। तो जब यहाँ पे फसल कट रही होती है तब यहाँ पे बारिश हो रही है। तो दोबारा से आपने देखा होगा लास्ट टाइम इट हैपन इन चेन्नई, देयर वाज लॉट ऑफ फ्लड्स। तो 2-3-4 साल पहले तो ये फिनोमेना होता है। दिस इज व्हाट इंडिया एयर बुक इज सेइंग हियर। तो जून 1 को मॉनसून स्टार्ट होता है, इट विल एंटर अप टू अगस्त, इट विल रीच हियर। यहाँ पे बहुत सारा लैंडस्लाइड करता है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे जो मेघालय का या बांग्लादेश का जो रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि एक तो हिमालय का मॉइस्चर आता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है और इवोपरेशन भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, everything will contribute here in your picking up a moisture, again taking it to its dew point, again the precipitation take place. This is what your India Air Book is saying in this entire paragraph. The Indian monsoon is one of the most prominent feature on the world's monsoon system, which blows from the southwest during the warmest month of the year. Southwest जो इंडिया का जो साउथ कौन सा है, जो हमने अभी देखा केरला साउथ वेस्ट है, साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट विच इज कॉल्ड अरेबियन सी। तो अरेबियन सी से आता है द वर्ल्ड्स ड्यूरिंग द वार्मेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। वार्मेस्ट मंथ जून में तो गर्मी होती है, वार्मेस्ट मंथ होता है उनके सूरज सर पे आ जाता है, द वार्मेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड रिवर्सेस डायरेक्शन टू ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द कूलर मंथ्स। तो ये हमने देखा हाउ इट विल गेट रिवर्स। This process brings large amounts of rainfall. ये जो पूरा प्रोसेस है, देखो हमने देखा जून 1 एंटर होता है और उसके बाद में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। अगेन इट विल ट्रैवल टुवर्ड्स नदर्न पार्ट, एंड अगेन once it is free of moisture, again it will pick up the moisture because it will be the hotter season there, hotter month there, and you will get a lot of humidity, evaporation होता है, humidity होती है, then again it will precipitate in the eastern part, which is part of Meghalaya and Bangladesh. Again it will enter into Bay of Bengal, again it will pick up and it will there will be a lot of evaporation, और वहाँ पे पिकअप कर again in October it will enter into तमिलनाडु, वहाँ पे फिर से precipitation होता है। तो it amounts of rainfall to the region during June to September, and it is regarded as the प्रिंसिपल रेनी सीजन, जो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि पूरा मानसून का एक पूरा सीजन होता है। In summer, there is a large inter-annual variability in its onset and withdrawal dates. तो ये इंटर वेरिएबिलिटी मतलब
बीच में वेरिएशंस होते हैं कि कब कहाँ पे इवापोरेशन होता है, कब वहाँ पे ह्यूमिडिटी को कैरी करता है और कहाँ पे ले जाके ये रेन कराता है। तो डेट्स ओवर डिफर पार्ट्स ऑफ द, तो ये अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे मानसून एंटर होता है वहाँ वहाँ पे बारिश करते जाता है अलग अलग जगह पे। Parts of the country, rainfall distribution and intensity have a significant impact over डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। तो ये जो जितने सारे जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो इरिगेशन है, जो रिवर सिस्टम है, उन सारी चीज़ों पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसका कहने का मतलब है इंडिया एयरबुक का हाइड्रो दे इम्पैक्ट ऑन अदर इकोसिस्टम बेस्ड ऑन, एक तो हाइड्रोलॉजी besides their impact on agriculture and hydrology beside their impact on other ecosystems। जो जितना सारा इकोसिस्टम है इंडिया का उस पर इम्पैक्ट करता है। तो इसका जो डेटा है 1971 टू 2020 इंडिया रिसीव्स अबाउट कितना 868.6 mm रेनफॉल। कितना 2020 में इंडिया कितना रेनफॉल रिसीव किया 868.6 mm rainfall during the southwest monsoon season। Southwest monsoon, which is India's the biggest monsoon, which contributes your entire agriculture, entire irrigation system, everything you can say। Prevalence of cyclones। What is cyclone? Cyclone क्या है, किस चिड़िया का नाम है? The spatial distribution of long-term average cumulative rainfall India experiences various types of natural hydrometeorological hazards। तो ये क्या है, हजार्ड्स है। जो साइक्लोन है, साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन हवा, पानी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर सब कुछ मिलके एकदम से एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट होता है, स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स, स्पेशली ऑन दोज रीजन विच इज कोस्टल अलॉन्ग विथ प्लेन्स। अब फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, आपने देखा होगा उड़ीसा में बहुत ज़्यादा साइक्लोन हिट करता है। क्यों? क्योंकि वो समंदर के तट से एक तो सटा हुआ है और समंदर के लगभग बराबरी में है। तो आपने देखा होगा जो वेस्टर्न इंडिया है, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं आते, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। तो इसको देखते कैसे आते हैं। Among these the cyclones over the North Indian Ocean pose a potential threat to a coastal population। Coastal population, the population which habitates around coastal region, जो समंदर के जो तटीय इलाके हैं, किनारे इलाके हैं, जैसे कि पुरी हो गया या कोच्चि हो गया या जो पडुचेरी हो, चेन्नई है, उस तरह के जो इलाके हैं वो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ पे ये इम्पैक्ट कर, एज वेल एज अ मरीन कम्युनिटी। मरीन कम्युनिटी क्या होती है? मरीन कम्युनिटी योर फिशर्स, जो समंदर में जो मछलियाँ होती हैं, प्रॉन्स होते हैं, वो सब जो सारी जो कोरल्स हो रहे हैं, रीफ्स हैं, वो सारे कोरल रीफ्स हैं, वो सारे द मरीन कम्युनिटी ऑफ द रीजन। Tropical cyclone are large synoptic scale weather system which originated over the warm oceans of the world and developed into massive varieties composed of swirling winds, intense clouds and torrential rains by drawing energy from the oceans while moving over land। They cause large scale destruction to life and property over the coastal areas of the world। तो ये इंडिया में नहीं बल्कि जबकि वर्ल्ड में भी ये इम्पैक्ट होता है। द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर प्रोन टू द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन कंप्राइजिंग द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। जो इंडियन ओशन का जो इंडियन ओशन के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी। तो जो इंडियन ओशन, जो पेनिनसुला इंडिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव सीन कि जो हाई वेव्स की वजह से या साइक्लोन्स की वजह से वो जो सारा जो कोस्टल इलाका है वो सारा इम्पैक्ट होता है, जिसमें आप मान के चलो कि इंडिया के ईस्ट में यू हैव सो मेनी आइलैंड्स, जैसे कि अंडमान और निकोबार है, और वेस्ट में यू हैव इवन
लक्षद्वीप वगैरह, तो उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कोस्टल रीजन्स में आते हैं, जो सारे जितने सारे आइलैंड्स हैं वो भी। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इन जनरल सीजनल। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो जनरली सीजनल है। तो सी वेयर यू हैव हाई प्रेशर लो प्रेशर फेनोमेना, देन यू हैव टू फेस द साइक्लोन। With most tropical ocean basins have been having maximum frequency of formation during the late summer to early autumn, जो समर के एंड में या ऑटम के बिगिनिंग में। ऑटम कब स्टार्ट होता है? स्पेशली इन अक्टूबर। जो अक्टूबर का महीना होता है उस महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटम सीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब एंड ऑफ समर, जो जून जुलाई अगस्त तो समर होता है जिसमें बारिश होती है मॉनसून के खत्म होने के बाद। दिस फेनोमेना अकर्स द ऑटम पीरियड, हाउ अनलाइक other ocean basins, the tropical cyclone frequency over the North Indian Ocean shows the bimodal character, मतलब दो तरह के कैरेक्टर दिखाता हूँ। विथ प्राइमरी पीक ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून, मानसून से पहले बहुत ज्यादा होता है सीजन, फॉलोड बाय द सेकेंडरी पीक ड्यूरिंग द प्री मानसून, मानसून से पहले जो थोड़ा सा कम होता है सीजन। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन मानसून सीजन्स यूजुअली अकर ड्यूरिंग द onset phase months of June and withdrawal phase on months after of southwest monsoon. Over the past several years, there have been significant improvements in the forecast of track and intensity of tropical cyclones by Indian Meteorological Department. So we have understood how entire monsoon affects your agriculture system, how it will start, from where it will start. तो हम मानसून को अलग से पढ़ेंगे कि मानसून होने का जो बेसिक रीजन क्या है, जो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, हाउ इट स्टार्ट, हाउ इट वर्क्स, वी स्टडी इट लेटर, बट व्हाट हियर वी आर स्टडीइंग इज what exactly India Yearbook says. India Yearbook simply saying is we have something called monsoon and this is what happens here in India. It will enter into your Kerala, your west coast of India on the 1st of June, and it will travel towards Himalaya and it will precipitate there and it will make so many landslides. Again it will withdraw during October and the end. So here what India Yearbook says, flora. Flora क्या है? India has rich and varied vegetation due to wide range of variation in its climate, altitudes and unique geographical features. The country has been divided into 11 phytogeographical zones which exhibit floristic components. So let's understand what exactly it means. Unique to the respective zones, मतलब हर जोन यूनिक है, अपनी जगह पे अलग है हर जोन। जैसे कि हिमालयन रेंज है, अलग है, केरला का जो रीजन है वो अलग है, वहाँ पे अलग वेजिटेशन, यहाँ पे अलग वेजिटेशन, द फ्लोरा फोना एवरीथिंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो राजस्थान में जो वेजिटेशन है वो मणिपुर में नहीं है, जो जुक वैली में जो वेजिटेशन है वो वैली ऑफ फ्लावर में नहीं है, विच इज लोकेटेड इन नंदा देवी नेशनल पार्क। तो हर जगह की जो वेरिएबिलिटी है, हर जगह का जो वेजिटेशन है वो कितना अलग है। दिस इज व्हाट योर इंडिया एयरबुक इज सी। नॉर्थ वेस्ट हिमालय, व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट हिमालय? वी हैव सीन नॉर्थ वेस्ट हिमालय। नॉर्थ वेस्ट हिमालय जो हिमालय का जो कश्मीर का जो इलाका है वो नॉर्थ वेस्ट इलाका है। द सेकेंड इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, जो गंगा का जो प्लेन है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू द एंटायर यूपी एंड बिहार, इंडो गैंजेटिक प्लेन। वेस्टर्न हिमालयस, जो वेस्टर्न हिमालयस उत्तराखंड हिमाचल का जो इलाका है वो वेस्टर्न हिमालयस में आता है। द फोर्थ इज असम, नॉर्दर्न हिमालय। द सेंट्रल इंडिया द एमपी का जो रीजन है वो सेंट्रल इंडिया है, एमपी। एंड अरिड जोन, द अरिड जोन
which it is on this character is arid character किसका है, ये मिट्टी का कैरेक्टर है, arid soil, तो arid zone. The northern western घाट्स, जो वेस्टर्न घाट का जो नदन इलाका है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट का जो नदन इलाका है कौन सा है, वो गुजरात से लेके अप टू कर्नाटका, या यू कैन से अप टू गोवा और मिड ऑफ कर्नाटका इज अ वेस्टर्न घाट का जो नदन इलाका है. नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ वेस्ट कोस्ट. नॉर्थ वेस्ट कोस्ट कौन सा है, जो नॉर्थ वेस्ट कोस्ट जो है, जो गुजरात का जो कच्छ का इलाका है, रन ऑफ कच्छ का इलाका है, वो नॉर्थ का वेस्ट कोस्ट है. द सदर्न वेस्टर्न घाट, केरला का जो इलाका है, द सदर्न वेस्ट कोस्ट, जो केरला का जो कोस्टल रीजन है, जो कोस्टल रीजन है उसमें कौन सा भी ये भी आता है, लक्षद्वीप भी आ जाता है इसी में. कोस्टल कोस्ट एंड लक्षद्वीप, देखो लक्षद्वीप यहाँ पे, लक्षद्वीप भी आ जाता है कोस्ट. द डेक्कन प्लेट्यू, योर तमिलनाडु का जो रीजन है या मिड ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वो जो दक्कन रीजन है. द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड कोरोमंडल कोस्ट. जो सी घाट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कोस्ट. We have eastern ghats, we have western ghats, and we have coastal regions as well. Coromandel coast, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. तो कोस्ट में कौन सा आता है, जो अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो हमारा अंडमान निकोबार भी आ जाता है कोस्टल रीजन्स पे, और वेस्ट कोस्ट की जब बात करते हैं वी हैव इवन लक्षद्वीप अलोंग विद इट. द नॉर्थ वेस्ट हिमालयास एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख टू द कॉमन कोस्ट. जो आपने सुना होगा कश्मीर कॉमन इलाका जो है, टू कॉमन रीजन ऑफ उत्तराखंड through Himachal Pradesh. The region is characterized by extents of tropical and subtropical forest, temperate forest, sub-alpine forest. जो alpine जो trees होती है ना, जो लंबी लंबी जो alpine trees होती है, तो that is alpine. And alpine forest, the tropical and subtropical area is dominated with sal forest. जो sal trees होती है, sal forest. Whereas the temperature zone is rich in pines. जो temperature zone है वहाँ पे, see we have variations. What all you have alpine, you have pine, you have sal trees and boreal and other broad-leaved species. Further upside there are forests of deodar, blue pine, silver fir and some cuiraxes of the Indo-Gangetic Plains comprises plains of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and some portion of Jharkhand and West Bengal. We have seen, and it includes the Vindhya and Rajmahal hills towards the south. The area is rich in alluvial soil. जो alluvial soil rich कहाँ पे होती है, जो Gangetic Plains है, जहाँ पे rivers होती है वहाँ पे soil alluvial होती है. And known for cultivation of wheat, sugarcane, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, availability of water है, you have water resources, then what you grow most of the time wheat and sugarcane and paddy. तो ये जो इलाका है आपने देखा, what here is says Gangetic Plain comprises, जहाँ पे पानी है, पंजाब के इलाके में या हरियाणा के इलाके में, उत्तर प्रदेश बिहार के इलाके में सबसे ज्यादा पैदावार किसकी होती है, व्हीट, शुगरकेन एंड पैडी, क्योंकि इसकी सॉइल क्या है, अलुवियल सॉइल है. और यहाँ पे कौन से पहाड़ आते हैं, विंध्या एंड राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द साउथ. अब साउथ की तरफ क्या है, नॉन फॉर कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड शुगरकेन एंड पैडी. द नेचुरल वेजिटेशन कवर्स साल फॉरेस्ट, मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिक्स मतलब हर तरीके के, क्योंकि यहाँ पे सी अब जैसे जैसे नॉर्थ साइड एंटर करते हो, पहाड़ी इलाके में जाते हो, आपका वेजिटेशन वेरी होने लगता है. जैसे कि आप जम्मू में एंटर करो, आपका वेजिटेशन वेरी हो जाएगा. उसके आप थोड़ा और ऊपर जाओगे कश्मीर की तरफ, आपका वेजिटेशन और बदल जाएगा. होते होते आपको कई दफा एक ही तरीके के पेड़ नजर आएंगे. एंड वेटलैंड्स and the most commonly significant trees, the mangrove swamp includes the, तो ये सारी चीजें we have seen. Let's see it in the eastern Himalayan region extends from the सिक्किम. जो ईस्टर्न हिमालय है वो सिक्किम से एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड्स एंड एम्बरस दार्जिलिंग. दार्जिलिंग का सिक्किम का कैपिटल है.
Doras and Arunachal Pradesh as like the northwest Himalayas. The floristic composition include forest of oaks, जो oak tree पे यहाँ पे पाए जाते हैं, oak भी, and as maples जो मोहब्बतें का जो पत्ता नहीं होता ऐसे ऐसे करके, जो हमारे लोगों में भी है maple का पत्ता, and alders and beech. Here the tree line is lower as compared to the west. Snowfall and glaciers are lesser in eastern Himalayas. तो ईस्टर्न हिमालय में स्नोफॉल भी कम है और ग्लेशियर्स भी लेसर है. Assam region comprises the Brahmaputra and the distribution in the northeastern state. The vegetation is characterized with evergreen forest, occasional thick clump of bamboos and tall grasses. हिमालय का जो ईस्टर्न हिमालय है उसमें और वेस्टर्न हिमालय में बहुत ज़्यादा फर्क है. कैसे? ईस्टर्न हिमालय में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ग्लेशियर्स होते हैं और वहाँ पे जो मानसरोवर जैसी जगह पे बहुत सारी नदियाँ भी पैदा होती हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी और जो वाटर ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय. जो वेस्टर्न हिमालय है उसमें और ईस्टर्न हिमालय में क्या फर्क है? वेस्टर्न हिमालय में मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट पाइन ट्रीज, बट इन ईस्टर्न हिमालय व्हाट यू गेट इज ग्रासेस. जो बैम्बू है तो इसका बैम्बू का तो एक बहुत बड़ा इशू भी हुआ था कि बैम्बू को बहुत ज्यादा कट किया जाता था या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन सब समझदारों ने मिलकर बैम्बू को ग्रास में कन्वर्ट कर दिया. बैम्बू का जो पेड़ है वो फॉरेस्ट ट्री में नहीं आता, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्री. देन समझदार लोगों ने मिलके बैम्बू को ग्रास में कन्वर्ट कर दिया, तो इट इज कॉल्ड ग्रास. बैम्बू एंड टॉल ग्रासेस नथिंग बट बैम्बू ओनली. The trees are laden with good wide range of orchids. The central India covering the states of Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, जो सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है, जो एमपी का इलाका है, झारखंड सराउंडिंग largely mixed with plateaus. See, जो मध्य प्रदेश का इलाका है, I have seen when I was traveling by road to बैंगलोर, when I enter into मध्य प्रदेश, मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े मैदान है, एकदम खाली मैदान है और एकदम बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं. तो वो जो इलाका है which is called plateaus and plains is mostly characterized by tropical deciduous. जो छोटे जो घास होती है उसको डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, डेसिडुअस ग्रास कहते हैं या फॉरेस्ट कहते हैं. एंड थ्रोन मतलब कांटों के जंगल होते हैं. द डोमिनेंट ट्री स्पीशीज इन दिस रीजन आर, इसके जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं, जब आपका बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो वहां पे अगर सब कुछ ठीक है, मान लो आपके घर में कुछ कूड़ा करकट कुछ नहीं है, आपके सोफे आपका फर्नीचर सारा एकदम क्लीन है, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में फैमिली में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो आपके घर में आपके किचन में कूड़ा भी होना चाहिए, बर्तन गंदे भी होने चाहिए, या आधा खाना बचा है, जैसे कि किचन में खाना आधा बचा है, चम्मच कहीं पे रखा है, आपके सोफे पे कपड़े बिखरे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज नॉर्मल. इफ एवरीथिंग इज क्लीन दैट मीन्स there is something wrong. तो यहाँ पे जब सब कुछ ठीक होता है तो यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता. जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है. See, where you have humidity, where you have evaporation, where you have precipitation, then you have lot of prosperity. If no phenomena occurs, then nothing will happen. Tree species in the dominant tree species in this region are acacia, albizia, angostiasis, gardenia, girvia, strocoltia. Arid zone covers the dry part of western Rajasthan and Kutch. जो अराइड जो जोन है वो कौन सा जोन है? अराइड जोन जो वेस्टर्न जो ड्राई पार्ट है, जैसे कि राजस्थान, कच्छ का जो इलाका है, हमने जो देखा राजस्थान और कच्छ का इलाका लगभग दोनों डेजर्टी इलाका है. यहाँ पे रेत होती है और यहाँ पे रेत नहीं होती, ये हमने देखा था इन अर्लियर डिस्कशन.
ऑफ इंडिया एयर बुक। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा होता है। अब फॉर एग्जांपल इनके जो बेसिक जो वेजिटेशन है उसमें एक तो आता है आपका एलोवेरा, कैक्टस या तरबूज, जो क्रीपर्स होते हैं, उस तरह के जो बहुत ज़्यादा वाटर को अकोमोडेट करते हैं, उस तरह का यहाँ पे वेजिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता इस वजह से। एंड रीजन ऑफ गुजरात एंड इंक्लूड साउथ वेस्ट पंजाब, जो पंजाब का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर करता है, एंड हरियाणा, द वेजिटेशन इज ऑफ डेजर्ट टाइप। डेजर्ट टाइप में क्या होता है, अभी मैंने बोला, मोर थ्रोन स्पीसीज, कंपोजिशन ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट रिप्रेजेंट द कोस्टल रीजन बिटवीन गोवा एंड ताप्ती। जो ताप्ती रिवर बेसिन है वो गोवा और ताप्ती, गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में आता है, और ताप्ती रिवर कहाँ होता है, महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न वेस्ट में। एंड द पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, कोंकण, जो कोंकण कोस्ट है, द वेस्ट कोस्ट को कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है, इन गुजरात, दिस area is covered with lateritic plateau and estuarine vegetation consisting of mangroves। जो mangroves की जो trees होते हैं वो यहाँ पे mangroves, what is mangroves, we'll see that also, and halopathic species। see what here it says, जो इंडिया का जो इलाका, फॉर एग्जाम्पल दिस कच्छ, जो राजस्थान का, ये जो राजस्थान का इलाका है, ये जो राजस्थान का इलाका है ये डेजर्ट है, एंड ये जो रन का जो इलाका है ये भी डेजर्ट है। इस इलाके में जो वेजिटेशन है वो पानी बहुत ज्यादा कैरी करता है, और व्हाट इज इट सेज इन दिस रीजन फ्रॉम तापी, जो ताप्ती रिवर है उससे लेके यहाँ तक जो गोवा का जो रीजन है, सी इफ इट इज कर्नाटका, then you have Goa here, then you have Maharashtra here, what is it, Maharashtra here, then you have Gujarat here। तो ये जो इलाका है फ्रॉम तापी टू गोवा, इस इलाके में आप जब भी गोवा गए होंगे आपने देखा होगा मैंग्रोव्स वहाँ पे होते हैं, और मैंग्रोव्स इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे, ये जो इलाका है कौन सा, बांग्लादेश का जो इलाका है वो, और वेस्ट बंगाल। जो बांग्लादेश का जो इलाका है, वाई वी हैव वेस्ट बंगाल हियर, आपको पता होगा कि बंगाल के, बांग्लादेश के या बंगाल के वेस्ट में बंगाली इलाका है, ये वेस्ट बंगाल कहलाता है, क्योंकि ये बांग्लादेश के वेस्ट में है, जबकि इंडिया के ईस्ट में है, तब भी हम इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस दिस एंटायर रीजन वॉज वन, which is Bengali speaking region. After independence, because of some religious reasons, this region has been divided into India and East Pakistan, which turned after Bangladesh and Pakistan independence war of Bangladesh, what we call it। तो ये this turn into Bangladesh, और ये जो बंगाली जो इलाका है 1947 में या 1948 में जो इंडिया में आ गया, तो ये बंगाली स्पीकिंग इलाका जो कि बांग्लादेश के वेस्ट में है, तो ये इंडिया के ईस्ट में होने के बावजूद भी ये वेस्ट बंगाल कहलाता है, ये अलग रीजन है। तो हियर व्हाट वी सी इज द मैंग्रोव्स। सी इफ वी हैव, दिस इज इंडियन पेनिनसुला, तो ये जो इलाका है, इस इलाके में वी हैव गंगा रिवर and Brahmaputra river, and both the river makes world's biggest delta in Bay of Bengal, right? ये डेल्टा बनाते हैं, इस डेल्टा के और ये रिवर की जो इस रीजन में जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स है। व्हाट इज मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स वो हैं, और बहुत सारे ऐसे इलाकों में भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है, जहाँ पे लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, इन दिस रीजन वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसमें भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। लेकिन इस इलाके में मैंग्रोव्स नहीं पाए जाते, और इस इलाके में भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जो कि इफ वी हैव कर्नाटका हियर, इफ यू हैव केरला हियर, इस इलाके में कुछ इलाकों में यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जो गोवा के बीच
साइड में या कोस्टल रीजन में, इस इलाके में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं इन सम प्लेसेस। तो व्हाट आर द मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स उसको कहते हैं जो जिनकी जो जड़ें हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं वो पानी में होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंग्रोव्स होते हैं। जो कि जो हुगली रिवर आती है, तो हुगली रिवर जब बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे। जो मैंग्रोव्स बेसिकली वो ऐसे पेड़ हैं जिनके जड़ें, आपने देखा होगा क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, उनकी जड़ें पानी में दिखाई देती हैं और समंदर में या बहुत ज़्यादा पानी के इलाकों में वो पाया जाता है। So here, when India Yearbook was talking about the coastal region, see, this is also a coastal region. ये इस रीजन को, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कोस्टल रीजन कहते हैं। सी, वी हैव दिस कॉन्टिनेंटल रीजन, ये जो कॉन्टिनेंटल रीजन है, और ये कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन है, और इसको भी कोस्टल रीजन ही कहते हैं। ये जो लक्षद्वीप है, इसको भी कोस्टल रीजन्स कहते हैं। और ये जो अंडमान निकोबार का जो इलाका है, ये भी कोस्टल रीजन है, यहाँ पे भी बहुत सारे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं इन दिस रीजन, जो बंगाली टाइगर का भी रहने का इलाका है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इंडिया एयरबुक सेज हियर। तो लेट्स सी, कंसिस्टिंग ऑफ मैंग्रोव्स एंड हेलोपैथेटिक स्पीशीज। द सदर्न वेस्टर्न घाट, जो साउथ का जो वेस्टर्न घाट है, सदर्न वेस्टर्न घाट, द पार्ट ऑफ केरला, जो केरला का है, साउथ का वेस्टर्न घाट्स है। अ सदर्न वेस्ट कोस्ट, जो साउथ का वेस्ट कोस्ट है, तो वेस्टर्न घाट्स है, तो वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्ट कोस्ट। जो साउथ का जो वेस्ट कोस्ट है, जो कि लक्षद्वीप है, या साउथ का जो केरला का जो इलाका है, केरला का जो तटीय इलाका है, उसको वेस्ट कोस्ट कहते हैं। एंड लक्षद्वीप आर कवर्ड विथ कोस्टल स्वैम्प्स टुवर्ड्स द coast and mountain subtropical temperature, and the shola forests are the western Ghats region at the Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The region supports many endemic species हैं due to the peninsular nature of the terrain. The Deccan Peninsula is the inverted triangular shaped plateau between the western and eastern Ghats. This region covers mostly the rain shadow belt and is characterized by the deciduous forestic elements. यह मैंने बताया आपको, रेन शैडो है when I was explaining about monsoon. The eastern Ghat region comprises the hills and the coastal area between Mahanadi Delta in Odisha to Kanyakumari. Mahanadi Delta कहाँ पे? उड़ीसा में, till Kanyakumari, which Mahanadi Delta makes the branches there and enters into Bay of Bengal from Orissa and to the Kanyakumari. It is in Tamil Nadu, the extreme end tip of Tamil Nadu. A coast in Tamil Nadu, the area is characterized with deciduous forest, semi-evergreen and evergreen. सेमी एवरग्रीन मतलब पतझड़ भी होते हैं और उसमें एवरग्रीन भी है। एलिमेंट्स इंटरमिक्स्ड विद ड्राई सवानास जो कि पतझड़ के जंगलात होते हैं। स्कर्ब and estuaries and vegetation. The Andaman and Nicobar Islands abound in evergreen mangrove. जो मैंग्रोव, आई टोल्ड यू व्हाट इज अ मैंग्रोव, जो समंदर में या पानी में अपनी जड़ें छोड़ते हैं और ऊपर जंगल जैसा होता है। इसमें बहुत सारी हॉलीवुड ने मूवीज भी बनाई हैं, यू कैन सी एंड यू कैन गूगल व्हाट आर द मैंग्रोव्स इफ यू वांट टू सी। हम इसकी पिक्चर भी डाल देंगे, देख लेना आप। Beach and mangrove beach and alluvial forest, whereas the Andaman area shows the affinities with Myanmar in floristic composition. The Nicobar group of Iceland is closer to the Malaysian elements. Many endemic species are distributed in these islands, which are of high botanical significance.
The flora of the country is being studied by Botanical Survey of India. जो BSI है वो flora of the country को study करता है, Botanical Survey of India, which is in Kolkata with its 17 regional. जो Botanical Survey of India के कितने regions हैं? 17 regional centers हैं. Regional center it is जैसे कि एक सेंटर अंडमान निकोबार में है और एक गोवा में है और इसका जो सेंटर है वो कोलकाता में भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आई टोल्ड यू इन वेस्ट बंगाल, जो बंगाल का जो रीजन है विच मेक्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा एंड वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैंग्रोव्स लोकेट देयर, तो इसलिए कोलकाता में एंड 17 रीजनल सेंटर्स में यूनिट्स एंड द डिटेल floristic accounts of the country is being published as Flora of India, states floras, district floras. See, state wise भी distribute करता है और district wise भी ये flora की जो availability है उसको publish करता है. Flora of protected areas. See, the vegetation, your flora is somewhere it is protected and somewhere it is lived on nature. प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? जैसे कि सैंडलवुड है, उसको प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत कम है, अवेलेबिलिटी इज वेरी लेस एंड इट्स यूजेस आर वेरी हायर. और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो because of extremely misuse of it and destruction of nature and sometimes contributing of pollution एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों की वजह से कुछ ऐसे फ्लोरा हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं. और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारे फ्लोरा को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, इसलिए भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं. और कुछ इलाके हैं जो प्रोटेक्टेड हैं और कुछ इलाके जो प्रोटेक्टेड नहीं हैं, या इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नेचर. एरियाज एंड अदर publications, several other institutions and universities are also engaged in floristic research and documentation in our country. The Botanical Survey of India has also been engaged in conducting ethnobotanical survey, which has resulted in collection of a number of databases and exhibits. As of now, the country has the documented record of more than 7,000 non-medicinal plants. The medicinal plants, see, we have medicinal culture in India, whether it is Ayurvedic, whether it is allopathic or Unani, in सब जो medicinal fields हैं उसमें we have lot of contribution of medicinal plants, because from ancient to till mid and modern period, even now there are lots of R&D is happening and we contribute much to animals, humans, to our citizens and also to the people who live in abroad or to other countries or international level, you can say in that case. Medicinal plants, of which 960 species have been classified under traded. It means 960 species have been classified under traded, जो कि 960 species को आप trade कर सकते हो, and 178 species as highly traded. उसके 178 species को हम बहुत ज़्यादा हद तक ट्रेड करते हैं owing to the destruction of forest for developmental activities. जो forest का destruction और developmental activities के, especially for construction of dams, construction of industries, construction of urban construction and infrastructure development. For example, we develop roads, railway tracks. इन सब के developments में बहुत सारा destruction होता है and activities, and due to several other reasons, several plant species are depleting in nature and facing the threat of extinction. At present, more than 1,500 plant species from India have been considered as threatened. लगभग 1,500 के करीब ऐसे प्लांट्स और ट्रीज हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं या इस बात का डर है कि वो कल को खत्म हो जाएंगे. एंड सेवरल स्पीशीज विच आर
commercially exploited at different regions. Commercially exploited, for example, we have seen red sandalwood and also sag trees. तो कुछ ऐसे भी trees हैं जो कि commercially use के most of the time we have seen trees and plants and कुछ ऐसे roots को हम इस्तेमाल करते हैं जो कि medicinal use में होता है या cosmetics में use होता है या furniture में use होते हैं. उस तरह के कुछ जो authentic या बहुत ज़्यादा costly चीज़ें होती हैं जिसकी smuggling वगैरह होती है, इन सब चीज़ों में उसका exploitation होता है. Different regions have been declared as threatened species under Schedule 38 of Biological Diversity Act 2002 by the respective states. कुछ states ने जो 2002 Schedule 38 of Biological Diversity. See, why I'm reading each and every line? Because in your preliminary examination, there is a possibility UPSC can pick up this particular line. In which particular schedule the Biological Diversity Act 2022 being the स्टेट्स में कौन से शेड्यूल में ये थ्रेटन स्पीशीज को डिक्लेयर किया गया है. सी दिस लाइन कैन बी पिकअप बाय यूपीएससी एंड इट कैन ड्रॉप इनटू योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. सो it is very important what I am reading for you. Please concentrate, because what I am saying here is, once if you see our video, because I am not adding anything here, I am not injecting anything here or exaggerating or developing anything here. What all the government of India is talking about in India Yearbook about India, I'm just reading. I'm trying my best to elaborate it. I'm trying my best to explain it for you so that you will not have a headache and pain to understand India Yearbook, because it is bulky and huge and you feel that it is very time consuming. Let's understand faunal resources. India is one of the mega biodiversity countries. तो इंडिया दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जो मेगा मीन्स बिग. चिरंजीवी इज अ मेगा स्टार, बहुत बड़ा स्टार. मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ यूनिक biogeographical locations. Concentrate on each word. Biogeographical location, diversified climatic conditions and wide array of ecosystems. Wide array of मतलब बहुत बड़ा ecosystem है, ranging from the deep sea to high mountains. Deep sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea, to Himalayan ranges and Sahyadri ranges and so many ghats, eastern and western. We have so many ranges also. To Garo Hills, to this thing. We have everything here. And in the Himalayan Zoological Survey of India, the ZSI, Zoological Survey of India, which is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Concentrate on this. Even this ministry also conduct your examination. Even UPSC conduct your examination for Forest Department and you will get into this ministry. Is more than a century old and is committed to inventorying the faunal resources of the country, right from protect zone to the mammalia. The Zoological Survey of India headquarters at Kolkata. Again, जो zoology department है, जो इसका headquarter है, वो कोलकाता में. And it's 16. इसके कितने बॉटनिकल सर्वे के कितने थे? 17 रीजनल ऑफिस है इसके. 16 रीजनल सेंटर्स है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री आर स्टडिंग एट द इंडियन फौना ऑफ ऑल द स्टेट्स, यूटीज एंड प्रोटेक्टेड. यूटीज में कौन सा आता है? जो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, दमन एंड दीव विल कम अंडर दिस यूटीज, एंड ऑल्सो नाउ कश्मीर, जम्मू एंड ले लद्दाख ऑल्सो कम अंडर दिस, क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा फ्लोरा है. चंडीगढ़ दिल्ली में क्या ही होगा. एंड इट्स प्रोटेक्टेड एरियाज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. Altogether, more than 1 lakh species have been documented, of which diversity of arthropods stands tall with 76,000 species under Indian
India contributes to 6.52% of the global faunal diversity with an endemism of 28% among the animals reported from the country. Over 2,800 species are protected under different schedules of Wildlife Protection Act 1972 Flora Better Conservation.